जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाली, तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? क्या पूछा गया है? तो जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या फिर पुरुषवाचक? तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे सर्वनाम की। पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो कितने लगाएंगे? 6 याद रखना है। जो और सो की जब बात होगी, जो सो ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या? तो जो सो संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। निश्चयवाचक में क्या हो जाएगा? तो निश्चयवाचक में यह हो जाएगा पुरुषवाचक। पूछा जाता है आपसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 3 भेद। कितने? तो 3 भेद। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग करना, अनुप्रयोग, प्रयोग या फिर सदुपयोग? तो किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय हो जाएगा प्रयोग करने से। किससे? तो किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय जो है प्रयोग करना हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत अगर आपके लिए करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। तो जिन प्यारे दोस्तों ने लाइक नहीं किया है, वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करना है। पूछा गया है कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुवीर समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास? तो सर्वप्रथम बात करेंगे द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। क्या होगा? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होगा। याद रखेंगे, जैसे कि क्या हो गया? रात दिन हो गया, बीच में आपको योजक चिन्ह मिलेगा। रात दिन में क्या है? तो द्वंद्व समास है। बहुवीर समास, जब किसी तीसरे पद की तरफ इशारा। बहुवीर समास में जब किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो। द्विगु समास में पहला पद आपको संख्यावाची मिलेगा। तत्पुरुष समास यहां पर होगा जिस समास में पूर्व पद गौर तथा उत्तर पद प्रधान हो, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, क्रिया के जिस रूप में जो है क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? पक्ष काल, भूतकाल या फिर वाक्य? तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, उसे क्या कहेंगे? तो काल कहेंगे। जब समय की बात होगी तब काल ही राइट आंसर होगा, यानी कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो, उसे काल कहेंगे। याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग आपको बताना है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है दीमक होगा, रात होगा, वृषा होगा या फिर विधुर होगा? तो दीमक लग गई, क्या बोलते हैं? दीमक लग गई। तो गई जब आ गया तो स्त्रीवाचक है। रात हो गई, रात हो गई, कोई नहीं बोलता ना कि रात हो गया, रात हो गई, ये भी क्या स्त्रीवाचक है? क्या है? तो स्त्रीवाचक है। वर्षा हो रही है, ये भी स्त्रीवाचक है। विधुर, विधुर क्या है? तो ये पुल्लिंग है। आप अच्छा अच्छी लगा करके देख सकते हैं। क्या? तो अच्छा अच्छी लगा करके देख सकते हैं। रहा है, रही ही लगा करके देख सकते हैं। अगला है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजक द्वारा जुड़े हों, वह क्या कहलाते हैं? उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर सरल वाक्य? तो बताना है कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजक द्वारा जुड़े हों, वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जब भी योजक चिन्ह से क्या होगा? पूछा गया है कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजक द्वारा जुड़े हों, वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा संयुक्त वाक्य। जुड़ने की जब बात होगी, संयुक्त मतलब क्या होता है? जुड़ना। यहां भी जुड़ना दिया हुआ है, तो जुड़ने की जब बात होगी, बीच में और मिल जाए, किंतु मिल जाए, तो ये सब क्या होगा? ये सब जो होगा संयुक्त वाक्य में जाएगा। अगला है, कार्यालय आदेश किस लिए निकाले गए आदेश की सूचना है? मंत्रालय, संबंध विभाग, अनुभव या फिर इनमें से सभी? तो कार्यालय आदेश किस लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है। राइट आंसर हो जाएगा मंत्रालय भी सही है, संबंध विभाग भी सही है, अनुभव भी सही है। तो इनमें से सभी का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। तो कार्यालय आदेश किस लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है, तो इनमें से सभी। अगला है, स्वतंत्र बात करेंगे, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? स्वर तंत्रियों के आधार पर, याद रखना है, गलती नहीं करना है। स्वर तंत्रियों के आधार पर पूछा गया, किसके?
तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 1 2 3 या फिर 4? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 2। कितना? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2। नेक्स्ट है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा, पूछा जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। तो जब पूछा जाएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होंगे, तब 3 लगाना है। कितना? तो व्युत्पत्ति के आधार पर जब पूछा जाए संज्ञा के भेद तो 3 लगाना है, और जब पूछा जाए रचना के आधार पर संज्ञा के भेद तो 5 लगाना है, गलती नहीं करना है। 10 नंबर प्रश्न है, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप है? मौखिक, लिखित, मौखिक और लिखित या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? तो दोनों होगा, पता है आपको, मौखिक भी और लिखित भी। तो आसान है, मौखिक और लिखित दोनों हो जाएगा। तो 10 प्रश्न हो चुके हैं। कमेंट करके आप लोग बताइए कि अब तक आप कितने प्रश्न सही कर पाए। आगे हम बढ़ रहे तब तक। नेक्स्ट है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पहाड़ी या फिर अवधी? तो मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पहाड़ी या फिर अवधी? तो मानक हिंदी विकसित हुई है खड़ी बोली से। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? राइट आंसर होगा खड़ी बोली। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 8 9 11 या फिर 14? तो राइट आंसर सभी को पता है, कितने हैं? तो 11 स्वर हैं। कितने? तो 11 स्वर हैं। पूछा जाए व्यंजन तो 33 हैं, टोटल व्यंजन तो 52। इस प्रकार याद रखना है। अगला है, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 5 6 या फिर 7? तो स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। कितने? तो स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। 14 नंबर प्रश्न है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशी? तो जो शब्द, क्या पूछा गया है? तो जो शब्द क्या होगा? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए उन्हें क्या कहेंगे? तो तत्सम कहेंगे। यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं ज्यों के त्यों संस्कृत में ही प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कि हिंदी में भी है लेकिन उनको संस्कृत में ही बोला जाता है, तो वो क्या होंगे? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए, यानी कि संस्कृत में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, उनको तत्सम कहेंगे। लेकिन जब प्रश्न हो कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग होते हैं, क्या होते हैं? तो हिंदी में तो उनको तद्भव कहेंगे। जो संस्कृत से हिंदी में आ गए उन्हें तद्भव, और जो संस्कृत के संस्कृत में ही रह गए उनको तत्सम कहेंगे। याद रखना, यानी कि जब आपको कोई शब्द संस्कृत में मिलेगा तो तत्सम लगाना, और जब हिंदी में मिलेगा तो तद्भव लगाना। आसान शब्दों में भूलना बिल्कुल भी नहीं है। देशज शब्द किसे कहते हैं? तो देशज शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना हो, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अगला है, सुमित सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या फिर प्रणर्थक क्रिया? सकर्मक में क्या होगा? आपको कर्म मिलेगा। अकर्मक में क्या होगा? आपको कर्म नहीं मिलेगा। द्विकर्मक में द्विकर्म होगा। प्रणर्थक जब किसी दूसरे से काम करवाया जाए। यहां पर सुमित सो रहा है, तो जब आप प्रश्न करिए कि सुमित सो रहा है, तो सुमित क्या सो रहा है? जवाब आपको नहीं मिलेगा, तो यहां पर कर्म नहीं है। तो जब कर्म नहीं है तो क्रिया क्या होगी? अकर्मक होगी। तो सुमित सो रहा है, सोना ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। सोना, दौड़ना ये सभी क्या है? अकर्मक क्रिया। अगर यहां पर प्रश्न होता है कि सुमित खाना खा रहा है, क्या कर रहा है? तो सुमित खाना खा रहा है। तो जब आप पूछेंगे सुमित क्या खा रहा है, तो खाना खा रहा है, जवाब आपको मिल रहा है। तो जब कर्म मिल रहा है तो यहां पर सकर्मक हो जाता है। लेकिन सोना क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। अगला है, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक बताइए। करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या फिर कर्म कारक? तो गरीबों को वस्त्र दो, सर्वप्रथम बात करेंगे कि कारक के कितने भेद होते? 8 लगाना है। कितने? तो कारक के कितने भेद होते? 8 लगाना है। करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या फिर कर्म कारक? तो करण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता का क्या होगा? कर्ता ने कर्म को करण से, करण का से हो जाएगा। संप्रदान के लिए अपादान से, लेकिन करण का भी से होता है और अपादान का भी से होता है। लेकिन अपादान का मतलब क्या होगा? तो अपादान के से का अर्थ है अलगाव से। किससे है? तो अलगाव से। जबकि करण का जो से का अर्थ है वो है के द्वारा। कर्म का क्या होगा? कारक चिन्ह तो को होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, संबंध काकी की, रारी रे नानी ने। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। तो गरीबों को वस्त्र दो, तो जब कुछ देने की बात आए, क्या देने की बात आए, दान दिया जाए, वहां पर संप्रदान कारक होगा। क्या होगा? तो याद रखेंगे, यहां पर संप्रदान कारक हो जाएगा।
गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक। निम्न से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मैंने बताया आपको कि संज्ञा के कितने भेद? 5 लगाना, लेकिन जब उत्पत्ति के आधार पर पूछे तब 3 ही लगाना है। यहां पर पूछा गया भाववाचक संज्ञा। भारत क्या है? भारत जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने आपको बताया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो दुनिया में अकेला हो, जो दुनिया में अकेला हो, जिसकी जैसा और कोई ना हो। भारत, भारत पूरे विश्व में अकेला देश है ना भारत जिसका नाम है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। लड़का, लड़का में बहुत आता है क्या? लड़के में, जैसे लड़का की बात करेंगे तो लड़का अकेला तो कोई है ना, अगर नाम दिया होता तब तो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन जब लड़का दिया हुआ यानी कि पूरे समुदाय का बोध करा, जितने लड़के हैं सबका बोध करा रहा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। कायर, मित्रता, तो यहां पर भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। राइट आंसर होगा मित्रता। भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे, भाववाचक जिसका केवल आप अनुभव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो भाववाचक संज्ञा जिसका केवल आप अनुभव कर सकते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसका केवल आप अनुभव कर सकते हैं, जिससे आप छू नहीं सकते, भाववाचक संज्ञा होगी। तो मित्रता का केवल आप अनुभव कर सकते हैं, या मित्रता छुआ जा सकता है? बिल्कुल नहीं, इसलिए ये जो है भाववाचक संज्ञा है। भारत व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक, तो इस प्रकार याद रखेंगे। अगला है हिंदी में वचन के कितने जो है वचन कितने होते हैं, वचन के कितने भेद पूछा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो हिंदी में जब पूछा जाएगा क्या? तो हिंदी में जब पूछा जाएगा तब 2 लगाना, लेकिन जब यही होता संस्कृत में तब 3 लगाना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संज्ञा के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। तो संज्ञा की जब उत्पत्ति ना दिया हो, केवल पूछा जाए संज्ञा के भेद, तो हमने बताया है 5 लगाना है। कितना? तो संज्ञा के कितने भेद? तो 5 लगाइएगा, लेकिन जब दे प्रश्न में की उत्पत्ति के आधार पर तब 3 लगाना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दाल, मई, गर्दन, दर्द। दाल स्त्रीलिंग नहीं है, बताना है कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। तो दाल जो है स्त्रीलिंग है, मई भी स्त्रीलिंग है, गर्दन भी स्त्रीलिंग है, लेकिन दर्द जो है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। जैसे दाल अच्छी है, मई आ गई, गर्दन झुक गई, तो इस प्रकार गर्दन कट गई, क्या बोलेंगे? ये सब स्त्रीलिंग है, जबकि दर्द हो रहा है क्या है? ये पुल्लिंग है, इसलिए ये स्त्रीलिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने? तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर अव्यय। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहेंगे। नेक्स्ट है मदन तेजी से दौड़ा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या फिर प्रमाणवाचक। तो मदन कैसे दौड़ा? मदन तेजी से दौड़ा, ये क्या है? रीतिवाचक है। क्या है? तो मदन तेजी से दौड़ा, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा विशेषण है? तो मदन तेजी से दौड़ा, ये रीतिवाचक हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है? कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है? ब्रह्मा, वक्रास्यु या फिर अनजान। तो जो अज शब्द का अर्थ होता है ये ब्रह्मा भी होता है, बकरा भी होता है, शिव भी होता है। अज शब्द का जो अर्थ है ब्रह्मा भी है, वक्रा भी है, शिव भी है, लेकिन अनजान नहीं है। तो राइट आंसर अनजान यानी कि 4th ऑप्शन हो जाएगा। गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गगरी को सागर में डुबोना, अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, संक्षेप में गहरी बात कहना, छोटी बात को बहुत जो शब्दों में व्यक्त करना। तो गागर में सागर मुहावरे का जो अर्थ होगा क्या? संक्षेप में गहरी बात कहना। क्या होगा? तो गागर में सागर मुहावरे का अर्थ होगा संक्षेप में गहरी बात कहना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर तमिल। तो भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? सही उत्तर होगा हिंदी। अनुच्छेद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 343 है। कितना? तो 343 से पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जब बात होगी विश्व हिंदी दिवस की तो याद रखेंगे 10 जनवरी को। कब? तो 10 जनवरी को, गलती नहीं करना है। कर्ता के लिंग का पता ना होने पर क्रिया कौन सी होती है? वचन के अनुसार, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में या फिर कर्ता के अनुसार। तो जब कर्ता के लिंग का पता ना हो पर क्रिया कौन सी होगी? तो जब कर्ता के लिंग का पता ना हो तो क्रिया पुल्लिंग होगी। क्या होगी? तो पुल्लिंग में होगी। 28 नंबर प्रश्न है निम्न से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर सरदार पूर्ण सिंह। तो निम्न में से कौन सा लेख समालोचक नहीं है? क्या पूछा गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो लेखक है क्या है? तो
पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है, तो सही उत्तर इसका होगा, क्या होगा, जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, सरदार पूर्ण सिंह राइट आंसर होगा। बाकी रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये सभी समालोचक हैं, जबकि सरदार पूर्ण सिंह नहीं है। कुटज निबंध के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। तो कुटज निबंध के लेखक कौन है? कुटज निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कुटज निबंध के लेखक। 30 नंबर प्रश्न है, गिल्लू कहानी की लेखिका मनु भंडारी, बिंद्रालाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो गिल्लू कहानी की जो लेखिका है कौन है? तो सही उत्तर होगा, गिल्लू कहानी की लेखिका है कौन? जो है वृंदावन लाल वर्मा। गिल्लू कहानी के लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 4, 5, 7 या फिर 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, याद रखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडूला में अलंकार कौन सा होगा? रूपक, उपमा, अनुप्रास या फिर यमक। तो पीपर पात सरिस मंडूला में जो अलंकार हो जाएगा क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। क्या? तो उपमा अलंकार होगा। पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत के रचयिता हैं कौन? सही उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखेंगे। रामचरित की शैली कैसी है? रामचरितमानस की शैली कैसी है? मुक्तक शैली, प्रबंध शैली, वर्णनात्मक शैली या फिर परिमार्जित शैली। तो रामचरितमानस की शैली कैसी है? सही उत्तर होगा प्रबंध शैली। क्या? तो रामचरितमानस की शैली है कैसी? तो प्रबंध शैली। रामचरितमानस की शैली कैसी है? प्रबंध शैली है, याद रखेंगे। रामचरितमानस की शैली कैसी है? तो प्रबंध शैली है, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? दास भाव की, पति भाव की, सखा भाव की या फिर स्वामी भाव की। तो सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? राइट आंसर होगा सखा भाव की थी। सूरदास की जो भक्ति थी ये सखा भाव की थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है? पंचवटी, उर्वशी, सूरसागर या फिर चिदंबरा। तो ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का जो नाम हो जाएगा सूरसागर। क्या होगा? तो ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है? सूरसागर है ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम। अगला है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसखान, मीराबाई, सूरदास या फिर कबीरदास। तो बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? राइट आंसर इसका होगा सूरदास। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो सूरदास राइट आंसर होगा। विहारी सतसई के रचयिता कौन है? सूरदास, केशव चंद्र, विहारी लाल या फिर तुलसीदास। तो विहारी सतसई के रचयिता हो जाएंगे कौन? विहारी सतसई के रचयिता विहारी लाल है कौन? तो विहारी सतसई के रचयिता कौन है? विहारी लाल इसका राइट आंसर होगा। विहारी सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी लाल, याद रखेंगे। तो 38 क्वेश्चन थे, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 38 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।